Hello students, this is Durgesh Singh. Today we are going to learn the second most important point that are involved in a democracy is election. So we will try to find the answer of these questions, that what kind of election constitute a democratic election and what conditions must be fulfilled for a election to be considered a democratic. So we will try to answer these two questions, and we will try to find the answer of these questions with the help of two stories. One is from Mexico and second is from China. So China and then Mexico. With the help of these two countries, we will try to answer the question of elections. So let us start. The first country is China. So in China, there is a National People's Congress which is called Parliament. जैसे इंडिया में हम इसको पार्लियामेंट बोलते हैं या द हाउस ऑफ द पीपल, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, कलेक्टिवली पार्लियामेंट बोला जाता है, ऐसे चाइना के पार्लियामेंट को बोला जाता है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, और चाइनीज़ में इसको क्वांगू रेनिम डैबियाओ डहुई बोलते हैं, और इंग्लिश में इसका नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस. यहाँ पे हर 5 साल पे इलेक्शंस होते हैं. तो आफ्टर एवरी 5 years दे हेल्ड इलेक्शन. जो पीपल्स कांग्रेस है उसके पास ये पावर होता है कि वो प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर सके. द नेशनल पीपल्स कांग्रेस मतलब पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर सकते हैं. नियरली 3000 मेंबर्स ऑल ओवर द कंट्री इलेक्ट होके आते हैं. 3000. इन इंडिया वी हैव जस्ट 552. और अगर दोनों को मिला दे तो नियर अबाउट 5 to 7 800 के आसपास. सो दे हैव 3000 मेंबर्स एंड सम मेंबर्स वहाँ पे जो होते हैं उनको आर्मी इलेक्ट करती है. कोई भी इलेक्शन होने से पहले, बिफोर कंटेस्टिंग ए इलेक्शन, उसमें क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट होंगे, जो भी एज ए इलेक्शन में एज ए कैंडिडेट अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए खड़े होंगे, उनको एक ज़रूरत होती है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लें. अगर कम्युनिस्ट पार्टी उनको ये अप्रूवल दे देती है कि हाँ आप एज ए कैंडिडेट तभी आप इलेक्शन लड़ पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं खड़े हो सकते एज ए कैंडिडेट अगर आपको कम्युनिस्ट पार्टी ने आपके अप्रूवल को डिनाई कर दिया. दूसरी बात, ओनली दोज हु आर मेंबर ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टी, छोटी छोटी कुछ 8 पार्टीज़ हैं जो कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से अलाइंड है, उनसे जुड़ी हुई हैं, उनकी आइडियोलॉजी पे ही चल रही हैं, तो उनको अलाउ किया गया है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं. तो इस तरह से वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट तो होते हैं, लेकिन सारे कैंडिडेट एक ही पार्टी के होते हैं, चाहे उसकी अलाइन पार्टी के होते हैं. तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट बनती है वो एक ही पार्टी फॉर्म करती है. तो आपको क्या लगता है कि डू वी रियली हैव अ चॉइस? आप किसी को भी वोट करेंगे, ए बी सी डी, किसी भी ए बी सी नाम के कैंडिडेट को, लेकिन इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी उस गवर्नमेंट को चाइनीज़ यानी कम्युनिस्ट पार्टी ही फॉर्म करेगी. सो इन रियल सेंस वी डोंट हैव चॉइस, मतलब वहाँ के लोगों के पास चॉइस नहीं है. नाउ कमिंग टू द सेकेंड स्टोरी विच इज़ फ्रॉम मैक्सिको. यहाँ की कंडीशन एकदम अलग है. मैक्सिको की बात करें तो 1930 में इनको इंडिपेंडेंस मिल गया था, और मैक्सिको में इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 year, हर 6 साल के बाद वहाँ पे इलेक्शन होते हैं. द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर ए मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल. कभी भी वहाँ पे मिलिट्री रूल नहीं की, नहीं कभी डिक्टेटर का कोई रूल रहा. लेकिन 2000 तक हर एक इलेक्शन एक पार्टी विन करती थी. उसका नाम था PRI शॉर्ट में, और उसका फुल फॉर्म था इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी. ये
सो व्हाट दे डू, अपोजिशन, ऐसा नहीं था कि अपोजिशन पार्टियां नहीं थी, अपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन। वहाँ पे अपोजिशन पार्टियां इलेक्शन लड़ती थी लेकिन कभी भी वो विन नहीं करती थी। क्या कारण था? आर दीज पार्टीज वर डूइंग वेरी गुड जॉब, या फिर कुछ फ्रॉड करते थे, कुछ मेल प्रैक्टिस? तो देखिए, PRI पार्टी वाज नोन टू यूज मेनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। बहुत सारे अलग अलग तरीके अपनाते थे वो इलेक्शन को जीतने के लिए। जैसे all those who were employed in government offices had to attend this party meeting। PRI की जब भी पार्टी मीटिंग होती थी उसमें सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अटेंड करना पड़ता था। दूसरा, टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल यूज्ड टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI। जो गवर्नमेंट टीचर्स थे वो स्कूल पेरेंट्स को फोर्स करते थे कि वो PRI को ही वोट करें। मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशन पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। मीडिया अपोजिशन पार्टीज को अच्छे कामों को वो हमेशा अवॉइड कर देते थे और उनको हमेशा क्रिटिसाइज करते थे। इसका मतलब मीडिया भी उनके कंट्रोल में है, गवर्नमेंट टीचर्स भी उनके कंट्रोल में है। एंड सम टाइम द पोलिंग बूथ was shifted from one places to another in the last minute, which made it difficult for people to cast their vote। और कभी कभी क्या होता था कि वो पोलिंग बूथ को ही लास्ट मिनट में चेंज कर देते थे। पता चला यहाँ होने वाला था इस स्कूल पे, तो 3-4 स्कूल बाद, मतलब 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर कर दिए। इससे क्या होता था, लास्ट मिनट पे जब वो चेंज करते थे तो बहुत सारे लोग वोट कास्ट करने नहीं जाते थे। And the PRI spent large sum of money in the campaign for its citizens। और अपने सिटीजन्स के प्रमोशन के लिए, प्रचार के लिए बहुत पैसे खर्च करते थे। तो ये सारे स्टेप्स लेने के बाद वो हर बार इलेक्शन में जीत जाते थे। तो हमने 2 स्टोरीज पढ़ी। फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम चाइना वेयर वी रियली डोंट हैव एनी चॉइस, एंड द सेकेंड वन इज़ फ्रॉम मैक्सिको वेयर वी डू हैव अ चॉइस, बट जो पार्टी गवर्नमेंट में है वो इतने सारे डर्टी ट्रिक्स अपना रहे हैं कि अपोजिशन पार्टीज जीत ही नहीं सकती। मीडिया फ्री नहीं है, मीडिया कंट्रोल्ड है, सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स उस पार्टी के थ्रू कंट्रोल किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास चॉइस नहीं है इन रियल सेंस। तो कंक्लूजन क्या निकला? अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। तो डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, उसमें ये चांस हो कि जैसे मान लो कोई रूलिंग पार्टी अभी रूल कर रही है और इलेक्शन के बाद ऐसा भी हो जाए कि वो रूल ना करे, कोई दूसरी पार्टी आ जाए पावर में, जैसे जिसको भी पीपल वोट करे। अगर इस तरह के कंडीशंस हैं, इट मीन्स कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है। अब अगर इसको इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया में देखो अक्सर जो है कांग्रेस पार्टी विन करके आती थी, बट बीच बीच में दूसरी पार्टियां भी इलेक्शन में जीती हैं 1990s के बाद। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ कोई एक ही पार्टी कंटिन्यूस नहीं इलेक्शन को जीत रही है, दूसरी पार्टियां भी जीतती हैं। कुछ जगहों पे कुछ पार्टियां, स्टेट पार्टियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं तो उनको 2 से 3 बार इलेक्ट किया जाता है। यूपी के इलेक्शन में देखो तो एक समय पैटर्न चलता था, कभी BSP की सरकार होती थी, कभी SP की सरकार होती थी। अब इस समय BJP की सरकार है और इससे पहले, बहुत पहले कांग्रेस की सरकार थी। तो हमारे यहाँ लगातार फ्रीक्वेंट चेंज होते हैं। कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही थी, फिर BJP की आ गई, अगेन फिर BJP को वोट कर दिया गया। तो इस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार हमने देखा है कि MP MLA जो खड़े होते हैं वो हार जाते हैं। तो जो इस समय MP MLA हैं, हो सकता है नेक्स्ट इलेक्शन में हार जाए। तो हमारे यहाँ ये चीज़ें हैं। तो सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट्स वी कैन से दैट इन इंडिया वी हैव ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन, लेकिन इन 2 कंट्रियों में नहीं था। तो ये जो सेकेंड क्वेश्चंस रेज हुए थे आप लोगों के दिमाग में कि व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन and what conditions must be fulfilled for an elections to be considered democracy,
अब आप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर कर लेंगे. So this is all for this video. Thank you for listening and God bless you all.